Welcome to the another episode of It's Real Talk podcast for you. In today's episode, we will decode that why you should think twice before investing your money. पैसा कमाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसको संभालना कैसे है और क्या नहीं करना, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे. Today's episode is again very special and very interesting क्योंकि हमें आज ये पता लगेगा कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हाई रिटर्न देगा या हाई रिस्क देगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की. लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट. वी हैव फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर अनुराग मिश्रा विद अस एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ बुक रिटायर रिचेस. अ वेरी वार्म वेलकम. And we are very excited because today we will talk about our investment and क्या नहीं करना है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे. Thank you, Divya. So very warm welcome and let's start with the first question which is in my mind कि हर घर का भारत में, इंडिया में फेवरेट चीज़ होती है FDs करना. ठीक है. So what do you have to say about FDs कि FD अगर हम बोले कि नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? What do you think? Okay. सो दिव्या, एक्चुअली जैसे आपने बोला, ये इंडियंस का फेवरेट प्रोडक्ट है. सबसे पहले मान लो अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो दिमाग में आता है कि ठीक है, हम इसकी बैंक FD करा देते हैं. तो आज हम यहीं पे यही इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों नहीं करनी चाहिए. राइट. तो देखो, सबसे पहले ना हमें एक चीज़, ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, वो है इन्फ्लेशन. स्पेशली जितनी भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे आज की डेट में जो इन्फ्लेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली है 10 से 12% की. राइट. बट गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो हम उसको मान लेते हैं 6% के आसपास. ठीक है. बट सिटीज़ की एवरेज आप 8 से 9% तो मान के ही चलो. ठीक है. क्योंकि हर साल स्कूल की फीस बढ़ जाती है, ग्रोसरीज महंगी हो जाती है, फ्यूल महंगा हो जाता है, या कोई रेंट पे रहे तो रेंट इंक्रीज हो जाता है. तो इस तरीके से शहरों की जो इन्फ्लेशन है वो 10 से 12% है. गवर्नमेंट जो अपने फिगर्स वो 6% दिखाती है, बट एवरेज निकाले तो वो 8% के आसपास है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? सो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो किसी के पास 10 लाख रुपए है. अब वो कहता है कि मेरे को अपनी बैंक FD करानी है. ठीक है जी. वो बैंक FD करते हैं 6% के हिसाब से. ठीक है. और जो जनरली हमने ट्रेंड देखे कि लोग अपनी FD को रिन्यू करते रहते हैं हर एक साल के बाद. दे कीप ऑन रिन्यूइंग. तो हम मान लेते हैं कि कोई इंसान 10 लाख रुपए लगा रहा है 5 साल के लिए और वो हर साल अपनी बैंक FD को रिन्यू कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से. तो मान लेता हूँ जो बैंक FD का रिटर्न है वो 6% है. ठीक है. तो 10 लाख पे 6% कितना हो गया? 60,000 रुपये. और वो ये सेम काम करेगा 5 साल तक. तो उसको टोटल 5 साल बाद जो मिलेंगे वो मिलेंगे 3 लाख रुपए. 10 लाख प्लस 3 लाख, तो टोटल 13 लाख हो गया. अब मैं करता हूँ इन्फ्लेशन की बात. मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ जो कि 8% है. ठीक है. तो 10 लाख पे आपका 8% हो गया 80,000 रुपये. ठीक है. सेम मैं 5 साल की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करूंगा तो ये हो गया आपका 4 लाख रुपए. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. तो मैंने जब FD में पैसा लगाया था तो 10 लाख प्लस उसका 5 साल में इंटरेस्ट आया 3 लाख रुपए. टोटल हो गया 13 लाख रुपए. ठीक है. और इन्फ्लेशन से वो जो पैसा था वो हो गया 4, बिकॉज महंगाई भी बढ़ी 5 साल के अंदर. ठीक है. तो वो 4 लाख रुपए हो गए. तो 13 लाख में से जब आप 4 लाख माइनस कर दोगे तो 5 साल बाद जो आपकी जो मनी की वैल्यू है वो केवल 9 लाख रुपए रह जाएगी. कम हो गई. ठीक है. आपको लग रहा है कि मेरा पैसा 10 लाख से 13 लाख हो गया, बट जैसे ही आप उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करोगे जो 4 लाख बढ़ गई थी तो आपका जो वैल्यू आ गई 9 लाख रुपए. सो बेसिकली देखो होता क्या है, पैसा आपको एक परचेजिंग पावर देता है. ठीक है. तो जो चीज आज आपकी सपोज 100 रुपए की आ रही है, ठीक है ना, और 1 साल बाद वही चीज आएगी 108 रुपए की. ठीक है. अगर वही पैसा अगर FD में बढ़ा था तो वो कितने का हो गया? 106 रुपए. तो 2 रुपए का गैप है. सो FD के अंदर आपका पैसा सेफ है बट वो ग्रो नहीं कर रहा.
राइट। जैसे कि मेरा बच्चा है वो घर में सेफ है, बट जब तक वो स्कूल नहीं जाएगा तो वो कैसे सीखेगा। तो सिमिलरली अगर हम अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रख रहे हैं तो वो सेफ है, बट वो ग्रो नहीं कर रहा, वेल्थ नहीं क्रिएट हो रही। तो जो भी प्रोडक्ट है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि पीपीएफ हो गया, बैंक एफडीज हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो 8% से नीचे रिटर्न दे रहा है, आप समझ जाओ कि आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, केवल वो इन्फ्लेशन के साथ केवल वो मैच कर रहा है, दैट्स इट। ओके। आपका पैसा ग्रो करेगा जब एटलीस्ट आपका रिटर्न 8% से ऊपर होना चाहिए, 10%, 12%, देन यू कैन थिंक कि हाँ मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। सो इन्फ्लेशन बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, दिखाई नहीं देती है और लोगों को समझ भी नहीं आती है चीज़, बट अब धीरे धीरे जैसे अब लोग धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं एंड नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इज इट अ बेटर ऑप्शन? यस। ओके, तो अगर हम आपसे कुछ पूछें कि बिकॉज इन दिस पॉडकास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या नहीं करना चाहिए, बट ऑल्सो एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हम कुछ उनको ऑप्शंस भी देते जाएं। इफ नॉट एफडी देन व्हाट, तो हम वो भी बताते जाएं। यस, तो इफ नॉट एफडी देन म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करें। हाँ जी, वो भी अब एक्चुअली क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी ले लें। तो जनरली क्या होता है कि नंबर 1 कि आप अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पहले ड्यूरेशन उसकी डिसाइड करना है कि मैं कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम होराइजन हो गया। दूसरा, आपकी एज क्या है। अब एक म्यूचुअल फंड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एक की एज 30 है, एक की 70 है, मैं दोनों को सेम चीज़ नहीं सजेस्ट कर सकता। ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एज के हिसाब से वो इंसान रिस्क कितना ले सकता है, उसके पास टाइम कितना है, ये पैरामीटर्स के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा फंड लेना चाहिए। अगर मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं तो म्यूचुअल फंड इज लाइक अ मेडिसिन। ठीक है ना। राइट, ट्रू। ऑल्सो आजकल नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से काफ़ी फैंसी भी है व्हाट इज़ कि लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इसके नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव साइड है? ओके, देखो मैं आपको ना इसको समझाने से पहले एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, तो आई थिंक आप उसको रिलेट कर पाओगे और जो लोग देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे। एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन जाता है घूमने के लिए। तो वो एक्चुअली गांव में ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि गाँव वालों को उनको बोलता है कि आप जितने भी बंदर पकड़ के ला के दोगे मैं सबको आपको 100 रुपये दूंगा। तो सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं, वो भागते हैं, सारे के सारे फैमिली पूरी चली जाती है जंगलों में, बंदर पकड़ के ले आती है और मैक्सिमम जितने भी बंदर होते हैं वो पकड़ के ले आते हैं और शाम को उसको बिजनेसमैन को बेच देते हैं। ठीक है जी। अब क्या करता है जो बिजनेसमैन है, वो नेक्स्ट डे दोबारा से नया ऑफर देता है कि आज जो भी बंदर पकड़ के लेके आएगा मैं आज आपको 200 रुपये दूंगा। अब गाँव वाले फिर चले जाते हैं जंगल में और जाते हैं तो अब ज़्यादा बंदर नहीं मिलते क्योंकि वो पहले ही सारे ले आते हैं पकड़ के, तो अब केवल 5-6 बंदर ही हैं। ला के उसको भेज देते बिजनेसमैन को। अब तीसरा दिन आता है, अब बिजनेसमैन कहता है कि आज अगर मुझे कोई बंदर पकड़ के ला के देगा तो मैं आपको दूंगा 500 रुपये। गाँव वाले खुश हो जाते हैं और जाते हैं, तो अब बंदर मिलते नहीं, मैक्सिमम वो 2 दिन में पकड़ के ले आते हैं, 1-2 बंदर और मिल जाते हैं, वो ला के उसको भेज देते बिजनेसमैन को। ठीक है जी। तो बिजनेसमैन कहता है कि अब बंदर खत्म हो गए हैं तो एक काम करते, थोड़ा वेट कर लेते हैं हफ्ते भर का, तो मैं जब तक शहर जा रहा हूँ जब तक और बंदर आ जाएंगे, तो जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपसे सारे बंदर 1000 रुपये में खरीद लूंगा। ठीक है। और वो क्या करता है, अपना एक साथ में उसके एक एम्प्लॉय होता है, उसको वो गाँव में ही छोड़ जाता है, अकाउंटेंट को, कि आप यहीं पर ही रहो। तो वो चला जाता है 1 हफ्ते के लिए बाहर। अब जो उसका एम्प्लॉय होता है वो गांव वाले को ऑफर देता है कि आप एक काम करो, ये सारे बंदर ना 500 रुपये में खरीद लो। ठीक है, और जैसे ही मेरे साथ वापस आएंगे तो आप उनको 1000 रुपये में बेच देना। ठीक है। तो गांव वाले हो जाते हैं एक्साइटेड, अरे यार तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसा डबल हो रहा है हमारा, 500 रुपये थे अब 1000 रुपये मिलेंगे। तो जो उसका असिस्टेंट होता है वो 500 रुपये में बंदर बेच देता है और वो भी चला जाता है। तो अब क्या होता है, 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है, 3 हफ्ता हो जाता है, दोनों लौट के नहीं आते। ठीक है। तो
मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लालच है, ठीक है ना, वो हमेशा जब भी किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको एक लालच दिखाया जा रहा है तो वो ट्रैप होता है एक तरीके का, राइट। प्लस जब हम उसके साथ ग्रीड को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि हम कुछ सोचते समझते ही नहीं है, हमें लगता है कि नहीं यार सही होगा, हम कर लेते हैं। तो वैसे ही आज के टाइम में जो क्रिप्टो करेंसीज है वो यही कर रही हैं। वो आपको क्या दे रही हैं, राइट, एक ग्रीडी दे रही हैं कि आप केवल 1000 रुपये लगाओ और 10 साल बाद ये 10 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो, एक मैं आपसे, तो मैं यहाँ पे केवल आई थिंक 4 पॉइंट आपको समझाऊंगा, और अगर ये 4 पॉइंट जिस भी लोगों ने समझ लिए तो उनको समझ में आ जाएगी हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें, ओके। ठीक है। पहला बात, क्रिप्टो करेंसी में बोला जाता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड कम है, सब मतलब डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो वो मैं आपकी मिथ क्लियर कर देता हूँ। इसकी जो डिमांड है, ठीक है, वो कम है और सप्लाई अनलिमिटेड है, ओके, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है डिमांड और सप्लाई। जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम तो रेट बढ़ेंगे, ठीक है। और जब भी किसी चीज़ की डिमांड कम रहेगी और सप्लाई ज़्यादा तो रेट कम रहेंगे। ये हर प्रोडक्ट में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहला ये होगा कि इसकी सप्लाई ज़्यादा है। पहले कहते थे आप एक कॉइन खरीद लो, आप कहते हैं फ्रैक्शन में खरीद लो इसे। आपके पास मान लो एक कॉइन लेने का नहीं है, आप उसका 0.1% भी आप खरीद सकते हो, तो फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो, ठीक है। दिस इज नंबर 1। दूसरा, देखो हमारी गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं है ना, इसको आरबीआई कह रहा है खरीदने के लिए। आरबीआई ने क्लियरली अपनी, आप साइट पे जाके देखेंगे तो वो उसके अगेंस्ट है, वो हमेशा मना करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, राइट। और ना ही हमारा सेबी इसको अप्रूवल दे रहा है। तो जब हम अपने सिस्टम को ही नहीं मानने चाहते तो फिर इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते लोगों का। कई लोग तो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि वो कहते हैं हमारा सिस्टम ही गलत है, कि इसको अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, भगवान ने हमको ना सेंसेस दिए हैं, राइट। हमारे पास 5 सेंसेस हैं कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारे सेंसेस हैं। आप किसी भी एसेट को आप उठा के देख लो, ठीक है। तो अगर यही मैं बात आपसे क्रिप्टो करेंसी करूँ, आप टच कर सकते हो इसे? नहीं कर सकते। क्या आप इसको फील कर सकते हो? नहीं कर सकते। स्मेल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अब यही मैं अगर गोल्ड की बात करूँ, हम सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ, राइट। तो बेसिकली जब आप किसी चीज़ को टच ही नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो तो फिर एसेट ही नहीं होगा। बेसिकली वो आपको हवा बेच रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, उसमें क्या रह गया गांव वालों के पास, केवल बंदर ही रह गए ना, वो क्या करेंगे उन बंदर का। वैसे ही आपके वॉलेट में वो कॉइन्स रह जाएंगे, बाकी पैसा तो वो ले जाएगा बिजनेसमैन। और लोग कर ही रहे हैं, ऐप्स के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं, अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो आपको क्या दे रहा है उसके अगेंस्ट में? ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या आप उसको कैश करा सकते हो? नहीं करा सकते। अब दुनिया बोलती है नहीं यार वो तो यूएस में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा? आपको चलाने के लिए यहाँ तो वहाँ जाना पड़ेगा। आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पे आप जाके कुछ परचेज कर पा रहे हो? आप उससे सब्जी भी लेके आ सकते हो। मैं बोलता हूँ, मैं जाता हूँ आज बाज़ार में और बोलता हूँ कि ठीक है जी, मेरे को ये मेरे पे करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है, आप मुझे सेव दे दो, तो वो दे देगा? नहीं देगा, ठीक है। तो ये आई थिंक मेजर रीज़न है। और दूसरा, मतलब जो 4th पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सपोज करो आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, और आज उसकी वैल्यू लाख रुपए है, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ 10 साल बाद 10 करोड़ की हो जाएगी, क्या आप मेरे को बेचोगे? नहीं बेचोगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो वो इंसान क्यों बेचना चाहता है जो जिस चीज़ का रेट बढ़ने ही वाला है? तो बहुत सिंपल लॉजिक है। वाई वो सेल, मैं तो कभी नहीं बेचूंगा, मेरे को पता है किसी चीज़ का रेट बढ़ने वाला, तो मैं क्यों बेचूंगा? तो वो क्या कर रहा है, वो खुद तो आज भी इंजॉय कर रहा है, आपसे पैसा लेके खुद इंजॉय कर रहा है,
और आपको 10-12 साल आगे का बता के कि इतना करोड़ हो जाएगा, और आप उसी एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हो, हाँ जी, कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो इजी मनी नहीं होता। तो इसका कुछ क्या इसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव है, या इससे भी कुछ बेटर चीज़ है, कोई सिमिलर चीज़ जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, मैं तो देखो बेसिकली देखो जो भी प्रोडक्ट है जो हमारे जो लो रिटर्न्स वाले हैं उन पे जाओ। ये तो स्पेकुलेशन है प्योर, राइट। देखो बहुत ना डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और वेल्थ क्रिएशन के अंदर। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करें तो आपको जैसे कि लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में आप लैंड परचेज कर सकते हो, ठीक है, अपने जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास। तो अभी आपने ट्रेडिंग की बात बोली, तो अगर हम फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए आज के टाइम में ना सोशल मीडिया यूट्यूब पे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि उसमें क्या होता है, कई ट्रेडर्स आते हैं, राइट, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि मेरे को पहले नुकसान हो गया था, हाँ, फिर देन दे विल टीच यू कि फिर मैंने कैसे स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया। आज मैं मतलब दे विल शो यू दी फैंसी कार्स, और बाहर घूम रहे हैं, दुबई दिखाएंगे सब घूमता हुआ, और बाद में बोलेंगे कि आप मेरा कोर्स खरीद लो, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मैंने ये सब कैसे अचीव करा। सो बेसिकली देखो फ्यूचर ऑप्शंस होता क्या है कि इसके नाम में ही लिखा है फ्यूचर में कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास। जब आप अपना सारा पैसा लुटा दोगे तो उसके नेम में ही मेंशन है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज करो मेरे पास लाख रुपए हैं, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि अगर मैं ये लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, और मुझे फॉर एग्जांपल 10% रिटर्न मिल जाता है एक दिन के अंदर, तो मेरा पैसा हो गया 1,10,000 रुपये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, जो कंपनीज है, जो ब्रोकर्स हैं, वो क्या करते हैं कि सर आप एक काम करो, आप ना लेवरेज ले लो, मतलब लोन ले लो, ठीक है, जहां आप लाख रुपए लगा रहे थे हम आपको 9 लाख रुपए और दे देते हैं। तो जहां आपका प्रॉफिट 10,000 हो रहा था, अब वो आपका लाख रुपए होने के चांसेस हैं। तो लोग लालच में आ जाते हैं, हाँ यार ये तो अच्छी बात है, मेरे को लोन मिल रहा है। तो इस चक्कर में होता क्या है कि लोग, मेरे पास लाख रुपए पड़े थे, बट उन्होंने मुझे लेवरेज दिया, लोन दिया, अब मैंने 10 लाख की पोजीशन उठा ली, ठीक है। अब मेरा अगर रिटर्न बनने के चांसेस ज्यादा है तो रिस्क भी मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, 10 टाइम्स मेरा रिस्क बढ़ गया, ठीक है। और जनरली देखो स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि जब आप सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी तभी मार्केट नीचे जाती है, और जब आपको लगता है कि आप मार्केट नीचे जाएगी तभी वो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो जैसे ही आप लेवरेज ले लेते हो तो जो ब्रोकर्स हैं, तो 9 लाख उनका था और 1 लाख रुपए आपने दिया था। अब सपोज करो आपको लॉस होने लग गया, तो जब तक आपका जो 1 लाख वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तब तक तो आपका लॉस है, मतलब तब तक तो पोजीशन खड़ी रहेगी। जैसे ही वो लॉस 1 लाख से नीचे जाएगा वो आपकी पोजीशन को सेल कर देंगे, ठीक है। तो वो खुद का तो उन्होंने 9 लाख रुपए बचा लिया। एक सिस्टम होता है RMS, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो उन्होंने लेवरेज दिया था वहां तक तो वो सस्टेन करेंगे, जैसे ही 1 लाख आपको खत्म होने वाला होगा वो पोजीशन आपकी सेल आउट कर देंगे। तो अल्टीमेटली जहां आप सोच रहे थे कि मेरा 1 लाख पे 10,000 प्रॉफिट होगा, वहीं आपका पूरा लाख रुपए ही खत्म हो गया, चला गया। तो ये क्या था, एक कच्चा लालच था। तो एज यू आर एन फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आपको इतने सारे लोग मिलते होंगे, आपकी एडवाइस लेते होंगे, तो आपके पास ऐसे कुछ रियल टाइम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के कि किसी का पैसा इतना डूब गया, और कभी आपको लगता है कि यार इतनी स्टुपिडिटी करके भी कोई पैसा डुबा देता है, ऐसे कुछ आपके पास इंसिडेंट्स हैं तो हमारे साथ शेयर करें। एक्चुअली मैं आपको अगर बोलूँ ना तो इंडिया में हर फैमिली, मतलब अगर मैं 10 फैमिली मानूँ तो 10 out of 9 फैमिलीज आर दी विक्टिम ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस सेलिंग। कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा गलत कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है। वो इंश्योरेंस के अंदर हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी में हो सकती है, रियल एस्टेट में हो सकती है। तो एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी है, मतलब मुझे लगता है कि कितना सिखा लो ना, लोग नहीं सीखने वाले, बिकॉज
ग्रीड के आगे सब चीज़ फेल हो जाती है, बिकॉज इंडियन नेचर क्या है ना, वो ग्रीडीनेस का है। तो वहाँ पे लोग लॉजिक्स को समझना ही नहीं चाहते। आप किसी को भी ग्रीड देके कितना भी पैसा ले सकते हो। और बहुत एग्जांपल्स हैं, अगर आप एग्जांपल की बात करो तो आज आप गूगल खोल लो, लिखो स्कैम्स तो पहले भी होते थे, ठीक है ना। पहले डाकू घोड़े पे आते थे लूटने के लिए, आजकल ऑनलाइन ही लूट रहे हैं लोगों को, और लोग खुद लूट रहे हैं। और लूटने के बाद फिर आके बताते हैं कि हमें इतने का लॉस हो गया, इतना मैंने करोड़ों मेरे चले गए। तो डेली स्कैम चल रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, उसकी कोई लिमिट नहीं है।